हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। देखिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज भवानी देवी हमें देखने को मिल रही है। तो भवानी देवी आपको नाम याद रखना है। पहली भारतीय तलवारबाज ये बन गई है, फर्स्ट इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। भवानी देवी नाम आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इन्होंने इतिहास रचा है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस वर्ष मार्च में बुडापेस्ट विश्व कप हम लोग को देखने को मिला था, बुडापेस्ट वर्ल्ड कप हम लोग को मार्च में देखने को मिला था। इसके बाद एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग पद्धति के माध्यम से कोटा हासिल इन्होंने किया है। तो इनका नाम बस आप याद रखना, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नाम इनका आपसे पूछा जा सकता है। गाइस, डिस्कस करेंगे साइक्लोन त्वाक्ते के बारे में, राइट। चक्रवात त्वाक्ते के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षद्वीप पर ये साइक्लोन हम लोग को देखने को मिला है और आज की रेट में अनुमान लगाया गया था कि गुजरात पर ये हिट करने वाला है, राइट। और नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ जो है ये लक्षद्वीप से मूव करके गुजरात की तरफ जो है वो हिट करेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। और बहुत तेज ये साइक्लोन है, तेज रफ्तार का है, साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो बदल चुका है, चक्रवाती तूफान में ये बदल चुका है और 24 घंटे में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए साइक्लोन तौकते के बारे में। एक फैक्ट और ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड जो तौकते है, ये साइक्लोन का जो नाम है, इसे किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसका मतलब होता है गेको। गेको बेसिकली एक छिपकली हम लोग को देखने को मिलती है, वोकल लिजार्ड, जो कि बर्मीज लैंग्वेज में इसे कहा जाता है, ठीक है, तौकते। और म्यांमार के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था, याद रखिएगा। पिछले साल की बात है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 169 नाम जारी किए गए थे साइक्लोन्स के, और उनमें से जो है ये नई लिस्ट में से चौथा नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जो है ये लिस्ट मेंटेन करती है साइक्लोन्स की, और साइक्लोन के नाम जो है, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब साइक्लोन के नाम के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, ये बात है सन 2000 की। सन 2000 में 27 सेशन हम लोग को मस्कैट सल्तनत ऑफ ओमान में देखने को मिला था, जिस समय अरेबियन सी पे और बे ऑफ बंगाल पे, हमारी अरेबियन सी जो है, राइट, इंडियन ओशन पे, और इंडिया के अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको अरेबियन सी दिखाई देगी, ईस्ट की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है ना।
तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आने वाले जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं उनके नाम को असाइन करने के लिए एक प्रिंसिपल पर एग्री किया गया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के एक पैनल के द्वारा। और ये जो पैनल था वो WMO और ESCAP का था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, राइट। तो इस पर ये पैनल हम लोग को देखने को मिला था, इन्होंने एग्री किया था और नाम, साइक्लोन के नाम की लिस्ट जो है वो तैयार करने पर ये एग्री हो गए थे। फिर क्या हुआ था आपको बताते हैं। फिर शुरुआत थी सन 2004 की, सितंबर 2004 की। तब जितने भी नाम थे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नॉर्थ इंडियन ओशियन पर, वो हम लोगों ने लिस्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया। और नामों का प्रपोजल जो है वो 8 कंट्रीज जो है वो रखती हैं, यानी कि इसका प्रपोजल 8 कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP के पैनल की हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि एशिया और पैसिफिक के लिए है। तो ये 8 कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 8 कंट्री जो हैं ये सजेस्ट करती है नाम, ठीक है, किसको? इनको, WMO को और ESCAP को। फिर जैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है अगला साइक्लोन आता है, तो वो जैसे कि अभी जो है वो म्यांमार कंट्री का जो है वो नाम आया, तो रोटेशन में फिर दूसरी कंट्री का नाम हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से 5 और मेंबर ने इस कमिटी को जो है वो ज्वाइन किया, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसको ज्वाइन कर लिया 5 और दूसरे मेंबर्स ने। और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक है जो कि न्यू दिल्ली में है, ये रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोनिक स्टॉर्म को नाम देने के लिए, कि जो भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में आते हैं तो हमारे इंडिया की तरफ से ये सेंटर है, ये केंद्र है जो कि नाम प्रोवाइड कराता है। और टोटल 6 हम लोग को रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर पूरे दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हम लोग को नजर आते हैं। तो ये देखो, ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब जानने वाले हैं। प्रीलिम्स में इतना इस तरीके की चीज जो है वो नहीं आएगी। और प्रीलिम्स में कौन सी चीज आएगी, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी साइक्लोन के ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक बनाया हुआ है जनरल स्टडीज का, क्योंकि साइक्लोन जो है वो गाइस आपके जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में है। और जनरल स्टडीज का अपना एक दूसरा चैनल है, झा सर एकेडमी नाम से, तो उस पर मैं जनरल स्टडीज के पूरे टॉपिक जो है वो डालता हूं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर देखिएगा या एक बार डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगा, उस टॉपिक को पूरा देख लेना। आई थिंक 20-25 मिनट्स का वो टॉपिक है, जिसमें पूरा का पूरा साइक्लोन कैसे बनता है, मतलब कि हुरिकेन वगैरह जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, कहां पर बनते हैं, पूरी क्लियरिटी मैंने वहां पर प्रोवाइड करा के रखी हुई है। तो उसको जरूर आप जो है वो देख लीजिएगा, वो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस डिस्कस करेंगे बसव जयंती के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बसव जयंती। भगवान बसवन्ना जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर बसव जयंती जो है वो मनाई जाती है, याद रखिएगा। इस बार 14 मई 2021 को हमें देखने को मिली है, राइट। और भगवान बसवन्ना की अगर हम लोग बात करें तो 12वीं सेंचुरी के ये पोएट फिलोसोफर थे, और लिंग्यात फेथ जो है, लिंग्यात धर्म जो है, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। लिंग्यात धर्म के ये संस्थापक संत के तौर पर, फाउंडिंग सेंट के तौर पर हमें देखने को मिलते थे। तो क्वेश्चन अगर आ जाए लिंग्यात धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया, तो भगवान बसवन्ना, याद रखिएगा, ठीक है। भगवान बसवन्ना जी के थॉट्स और कंट्रीब्यूशन को समझते हैं, तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके मेंस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर तो क्लियरली हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स बताइए, राइट, या फिर कंट्रीब्यूशन बताइए आप, मतलब हम लोग को जो देखने को मिलता है वेरियस पर्सनालिटीज के, तो ये इनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं उसमें थोड़ा सा बोरियत होने लगती है, बट टेंशन मत लो, 1-1.5 साल की बोरियत झेल लो, राइट। जब कलेक्टर बन जाओगे, IPS बन जाओगे, तब बढ़िया एंजॉय करते रहना, अपने ड्रीम को पूरे कर लोगे। वैसे तो एंजॉयमेंट तो होता नहीं है, आप काम करोगे, आपकी फैमिली जो है वो एंजॉय करेगी, होता ही है आजकल, राइट। बट फिर भी ठीक है, आप जो काम करोगे आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड करेगी, उससे अच्छी चीज़ और क्या है। और आप अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे जो सोचते हुए आ रहे हो, तो थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। बसवन्ना जी की हम लोग बात करें तो कर्नाटका में कलचुरी डायनेस्टी के राजा बिज्जल प्रथम, राइट, कर्नाटका में कलचुरी डायनेस्टी, वहां पर जो राजा बिज्जल प्रथम, तो उसी समय पर ये हम लोग को 12वीं सेंचुरी के कन्नड़ पोएट, फिलोसोफर, स्टेटमैन यानी कि राजनीतिज्ञ देखने को मिलते हैं, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, तो ये थे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बसवन्ना ने अपनी कविताओं के माध्यम से, इनकी पोएट्री के माध्यम से इन्होंने सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करी, समाज में जागरूकता का प्रसार किया, और इस चीज को वचन कहते हैं। तो वचन किसकी पोएट्री है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है बसवन्ना।
राइट। इन्होंने रिजेक्ट किया जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। आपको पता है कि पहले के समय पे बहुत भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता था, राइट, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव, राइट, यानी कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो सभा में बैठें, इवेंट्स को ज्वाइन करें किसी, राइट, अलाउ नहीं किया जाता था बिल्कुल भी, राइट। इवन टेंपल में भी एंट्री अलाउ नहीं की जाती थी। काफी सारे लोग जो छोटी जात के होते थे तो कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, है कि नहीं। सुपरस्टिशन, पहले के लोग जो है वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते थे कि चप्पल उल्टी है तो लड़ाई हो जाएगी, बस, तो आज भी करते हैं, राइट। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे बाप रे, अब तो बैड लक हो जाएगा, वेट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं सड़क में कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा दिन जो है वो बुरा चला जाएगा। अरे वो सोच लोगे तो दिन वैसे ही बुरा चला जाएगा। अब लोग ये चीज समझते नहीं है। रिचुअल्स तो पहले बहुत रिचुअल होते थे, तो ये सब चीजों का इन्होंने खंडन किया था। तो अगर हम लोग ये सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट को देखें और इससे समझने की कोशिश करें कि क्या ये भगवान पे बिलीव नहीं रखते थे क्या, राइट, क्योंकि भगवान पे, मतलब कुछ लोग का कहना ये भी होता है कि भगवान पे बिलीव रखना मतलब कि अंधविश्वास करना, है ना। तो क्या ये ऐसे थे? तो नहीं, कट्टर भक्त थे भगवान शिव के, कट्टर भक्त भगवान शिव के। इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम अनुभव मंटप, क्या नाम है, अनुभव मंटपा, सॉरी, अनुभव मंटपा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो क्वेश्चन आ सकता है अनुभव मंटपा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भगवान बसवन्ना, याद रखिएगा। ये हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक अनुभव भवन ये हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी पुरुषों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, मतलब कि किसी भी रिलीजन के, कास्ट के हो, रिच हो, पुअर हो, वो फर्क नहीं पड़ता, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पर और डिस्कस कर सकते हैं आध्यात्मिक और सांसारिक सवालों पर, खुलकर चर्चा कर सकते हैं, खुलकर डिस्कशन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी इन्होंने शुरुआत कर दी थी। उन्होंने एक नेता के रूप में वीर शैव, भगवान शिव के कट्टर उपासक नाम का एक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये एज अ लीडर के तौर पर इन्होंने डेवलप किया, इंस्पायर किया एक नए डिवोशनल मूवमेंट को। तो वीर शैव जो मूवमेंट है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भगवान बसवन्ना, याद रखिएगा। और इस मूवमेंट की जड़ें जो है वो हम लोग को तमिल भक्ति मूवमेंट पर देखने को मिलती है। ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। स्पेशली 7वीं से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में हम लोग को देखने को मिलती थी शिव नयनार ट्रेडिशन, मतलब ये वाला जो आंदोलन है उसकी रूट वहां से हम लोग को नजर आती है। और बसवा ने भक्तिमय आराधना पर जोर देते हुए ब्राह्मणों के नेतृत्व में मंदिरों में पूजा और अनुष्ठानों का खंडन कर दिया। इन्होंने बोला कि भक्ति में लीन हो जाओ, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है सिर्फ मंदिर में नहीं है। अगर भगवान मंदिर में, अगर आप सोच रहे हो ऐसा है, तो हम भगवान को अपने पास ले आते हैं। इन्होंने भगवान शिव के जो वेरियस आइकन्स जो होते हैं उनको पहनना शुरू कर दिया, जैसे कि रुद्राक्ष की माला हो गया, छोटे से शिवलिंग जो है, शिवलिंग का एक छोटा रूप जो था वो इन्होंने खुद ही स्टैब्लिश कर लिया, खुद ही बना लिया। बोलते लो हमने शिवलिंग बना लिया, हम इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो आस्था रखो अपने अंदर, राइट। ऐसा मत सोचो कि वहीं पर ही जो है भगवान है। भगवान को आप अपने पास बुला सकते हो, उतनी तो शक्ति रखो, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इन्होंने उस चीज पर काम किया। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये जो थे, अगर ये बोल रहे हैं कि रिचुअल्स बेकार हैं, अनुष्ठान बेकार हैं, राइट, अंधविश्वास खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो है ही नहीं, राइट। ये भगवान की पूजा करते थे, शिव जी के कट्टर भक्त थे। वीर शैव नाम का जो भक्ति आंदोलन जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि शरण मूवमेंट जो है, शरण आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया? तो भगवान बसवन्ना जी के द्वारा। इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया था इस मूवमेंट के थ्रू, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबके सब आए, राइट। भक्ति मूवमेंट के तौर पर ये हमें देखने को मिला था। बहुत सारी लिटरेचर जैसे कि वचन वगैरह, इसमें इसका हम लोग को वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। वीर शैव संप्रदाय के संतों की आध्यात्मिक दुनिया का वर्णन हम लोग को मिलता है। बसवन्ना का शरण आंदोलन तत्कालीन समय के हिसाब से काफी उग्र सुधारवादी आंदोलन था, बहुत ही रेडिकल था उस टाइम के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई बोल दे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और मजाल है किसी की कि वो आगे निकल जाए, मतलब पूरे गांव में से एक आदमी जिगर वाला हो तो निकल जाए, वरना कोई नहीं निकलेगा, बैठे रहेंगे, राइट। तो ऐसी चीजें, ऐसा अंधविश्वास हम लोग को देखने को मिलता है आज भी। आप तो नहीं करते हो कोई, राइट, बिल्ली ने रास्ता काटा, अरे बाप रे, चलो फोन निकाल के बात करने लगे, फिर जैसे कोई निकला फोन रखा और चलने लगे, ऐसा तो नहीं करते हो ना। चलो मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट की हम लोग बात करेंगे। मंगोलिया कंजूर पांडुलिपियां की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, संस्कृत मंत्रालय जो कल्चर मिनिस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, उसने इन्फॉर्म किया है कि वो रीप्रिंट करेगी 100 सेट सैक्रेड मंगोलियन कंजूर के,
जिसे अगले साल तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मेन सेंटर जो हम लोग को बुद्धिज्म के देखने को मिलते हैं मंगोलिया में, वहां पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन उठेगा मंगोलियन कंजूर है क्या? तो मंगोलियन लैंग्वेज में कंजूर जो है इसका मतलब है कंसाइज ऑर्डर, संक्षिप्त आदेश, वर्ड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं इसके अंदर कंजूर में, राइट। तो मंगोलियन कंजूर के अंदर क्या है, और ये चीज आ सकती है मंगोलियन कंजूर किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी जो है वो बुद्धिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ऑप्शन बी बुद्धिज्म, याद रखिएगा, राइट। और मंगोलिया बौद्धों में इनकी काफी महत्व हम लोग को देखने को मिलती है। मंगोलियन बुद्धिस्ट में इस चीज की काफी महत्व है, राइट, कंजूर की। और इन्हें वर्शिप किया जाता है टेम्पल्स में भी, राइट, कंजूर को। और इवन हर दिन डेली लाइफ में अपने रिचुअल्स के दौरान इसको पढ़ा जाता है, राइट, कंजूर को, इसका पाठ करते हैं, राइट, कंजूर की पंक्तियों का। जैसे कि भगवत गीता लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, तो वैसे जो है वो कंजूर को भी पढ़ा जाता है। मंगोलियन कंजूर जो है इसे ट्रांसलेट किया गया है तिब्बत से, राइट, तिब्बती भाषा से इसे जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। और लैंग्वेज जो कंजूर की जो है वो क्लासिकल मंगोलियन हमें देखने को मिलती है। और इंडिया और मंगोलिया के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सदियों पुराना कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, सेंचुरी ओल्ड कनेक्शन है मंगोलिया और इंडिया के बीच का। बुद्धिज्म जो है वो मंगोलिया गया था। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा ईसवीं सदी के शुरुआती दौर में ले जाया गया था। अब बुद्धिज्म जो था गाइस, बुद्धिज्म, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि बुद्धिज्म जो है वो किस कंट्री से शुरू हुआ? ए इंडिया, बी कौन सी कंट्री, भूटान, सी म्यांमार, और डी चाइना या तिब्बत? तिब्बत। तो बताओ कहां से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, जल्दी बताओ। इंडिया से हुई है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से हुई है। तो बुद्धिज्म जो है गाइस वो इंडिया से उसकी शुरुआत हुई है। काफी सारे लोग गलत मार्क कर देते हैं, कुछ लोग भूटान लिख देते हैं, कुछ लोग तिब्बत लिख देते हैं, और बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया से ही हुई है। और बुद्धिज्म जो है वो मंगोलिया गया, राइट, तो इंडियन कल्चरल और रिलीजियस एम्बेसडर के द्वारा क्रिश्चियन एरा की शुरुआत में। और एज अ रिजल्ट के तौर पर आज की डेट में बुद्धिस्ट जो है वो सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन हम लोग को मंगोलिया में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मंगोलिया में बौद्धों की धार्मिक प्रभुत्व सर्वाधिक हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इंडिया ने स्टैब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन मंगोलिया के साथ 1955 में, और तब से क्लोज रिलेशनशिप ये दोनों कंट्री आपस में शेयर करती हैं, और रिलेशनशिप मजबूत ही हुए हैं जैसे जैसे समय बीतता गया। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि के बारे में। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट NMM ये लॉन्च की गई थी 2003 में। किसके द्वारा, क्वेश्चन आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। और इसका टास्क क्या था कि जितनी भी हमारी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में जो नॉलेज प्रिजर्व है, तो उससे जो है वो अनफोल्ड करो, यानी कि जितने भी नॉलेज है उसको बाहर लेकर आओ, लोगों तक जो है वो पहुंचाओ, राइट। तो इसका मेन फोकस ये था कि जितनी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको रिलीज करो, रीप्रिंट करो, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका प्रचार करो। मिशन का एम है कि पब्लिश करना रेयर और अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट को, जो चीज मैंने आपको बताई, कि जिससे कि उसकी जो नॉलेज है वो ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सके, और उस पर मतलब लार्ज पब्लिक जो है वो उस पर विचार करे, राइट, उसके ऊपर वेरियस रिसर्च वगैरह भी हो। तो इस पर मेनली फोकस किया गया था। और बैकग्राउंड की बात करें गाइस, तो इंडिया के अंदर हम लोग को 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, 1 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और पूरे दुनिया भर में ये सबसे बड़ा कलेक्शन है, राइट। और बहुत सारी थीम्स की हैं, टेक्सचर की हैं, एस्थेटिक्स, स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस, कैलीग्राफीज, इल्यूमिनेशन, इलस्ट्रेशन, बहुत सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं। विभिन्न विषयों की बनावट और सौंदर्य शास्त्र, लिपियों, भाषाओं, सुलेखों, चित्रों और चित्रों को कवर करती है, राइट, ये मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड गाइस सिर्फ ये इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट आपको देना चाहता हूं। आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, स्पेशली जो भी स्टूडेंट 2021 में अभी अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इस पर्टिकुलर रिवीजन क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। जनवरी 2020 से पूरे करंट अफेयर्स आपके कवर करवाए जा रहे हैं। और रही बात इसके रिकॉर्डेड वीडियोस की, तो मंथली रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही जनवरी महीना पूरा फिनिश होगा मतलब रिवीजन का, वो एक सिंगल वीडियो आपको दे दूंगा। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि हर दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा खाओगे, तब जाकर हेल्थ अच्छी रहेगी। सोचोगे कि एक साथ बहुत सारा खा लें,
एक दिन में पूरे महीने का खाना और फिर एक दिन तक कुछ ना खाए तो उससे क्या होगा, पेट खराब ही होगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाओ। तो फिर इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड किया करो। अटेंड करना है सेशन को तो टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, काफी फेमस है वो भी जो है राजकुमार राव जी भी जो है, जो शादी में जरूर आना जो पिक्चर थी, काफी अच्छी पिक्चर थी। उसमें आईएएस ऑफिसर बन गए थे वो, राइट, कलेक्टर बन गए थे, डीएम बन गए थे, राइट। तो वो इस एप्लीकेशन का प्रमोशन भी कर रहे हैं। और ये मेरी आईडी है, क्लासरूम आईडी। इस आईडी के थ्रू जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। इस आईडी को डालेंगे आप तो आप ज्वाइन कर जाएंगे, राइट। तो आ जाइएगा, मतलब रोज जो क्लासेस जो हो रही हैं, डेली हो रही हैं क्लासेस, राइट। करीब 6 से लेकर 7 के बीच में क्लास शुरू हो जाती है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको 15-20 मिनट पहले दे दी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरकोटला किस पर्टिकुलर स्टेट का नया जिला है? तो आपको पंजाब ध्यान में रखना है। पंजाब का नया डिस्ट्रिक्ट है, 23वीं डिस्ट्रिक्ट, 23वां जिला मलेरकोटला। शहर में निवासियों और मुस्लिम समुदाय द्वारा मलेरकोटला को एक स्वतंत्र जिला घोषित करने की काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस शहर में बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी निवास करती है। तो ये सिंपल सा आपको एक फैक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में, जैसे पीएम किसान स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं। 8वां इंस्टॉलमेंट जो है वो मिनिमम फाइनेंशियल बेनिफिट का इस स्कीम के तहत रिलीज किया जा चुका है और ये पहली इंस्टॉलमेंट बताई जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की। अभी तक जब से ये स्कीम आई है 2018 से, तब से लेकर 8 इंस्टॉलमेंट जो है वो इसकी दी जा चुकी है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, याद रखिएगा। 100% पैसा जो है, फंडिंग जो है वो इस स्कीम की केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कराती है। अब इस स्कीम के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? तो 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये स्कीम किसानों को फायदा पहुंचाती है। किस प्रकार से? हर साल 6,000 रुपए, हर साल 6,000 रुपए किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हजार रुपए के हिसाब से, 2,000, 2,000, 2,000, तो ऐसे करके 6,000 हो गए। तो 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो किसान के बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है। उन किसान के बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता था जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हुआ करती थी। तो थी की बात मैं क्यों बोल रहा हूं इतना स्ट्रेस डाल के? क्योंकि ये वाला क्लॉज जो है वो अब हटा दिया गया है। जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो कहा गया था कि जिन किसानों के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, सिर्फ उन्हीं को ही लाभ दिया जाएगा इस स्कीम का। फिर बाद में जाकर हमने देखा कि ये 2 हेक्टेयर वाला जो क्लॉज जो था उसको हटा दिया गया, राइट। तो स्कीम इनिशियली प्रोवाइड करती थी सपोर्ट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज को पूरी कंट्री के अंदर, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कल्टीवेबल जमीन हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी जिनके पास। फिर बाद में जाकर 1 जून 2019 से सभी फार्मर्स को कवर करना शुरू कर दिया जो हमारी कंट्री के अंदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, यानी कि उनके पास किसी भी साइज की जमीन हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्कीम का बेनिफिट सभी किसानों तक प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम में होता क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से और यूनियन टेरिटरी से लिस्ट मांगती है। किनकी लिस्ट? किसानों की लिस्ट। क्योंकि केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरी जो है वो बताती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन से किसान जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो ये वाली चीज है और शेयर कर देती है ये लिस्ट केंद्र सरकार को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अब कौन से किसानों को इस स्कीम के बाहर रखा गया है? तो जो इनकम टैक्स पेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि पिछले साल जिन्होंने इनकम टैक्स भरा होगा, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। पेंशनर जिनको 10,000 रुपए एटलीस्ट जो है वो हर महीने पेंशन आती है, राइट। तो उनको जो है वो हटा दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम्स के बेनिफिट से। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब कौन सी स्टेट के अंदर इसी प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा प्रोवाइड किया जाता है? भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना किस पर्टिकुलर स्टेट की ये स्कीम है? क्वेश्चन आए तो मध्य प्रदेश याद रखना। रायतू बंधु स्कीम किस स्टेट की स्कीम है? तेलंगाना की। किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की यह स्कीम है। कालिया स्कीम, कालिया कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ओडिशा की ये स्कीम हम लोग को कालिया देखने को मिलती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक पीएम किसान से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है। खास बात यह है कि पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये,
जो कि न्यू दिल्ली में वर्चुअल फॉर्मेट के थ्रू कंडक्ट की गई है। और इंडिया के पास इस साल की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है, यानी कि इस वर्ष ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता इंडिया के पास हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। और पहली ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एम्प्लॉयज वगैरह जो हैं उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात की जाएगी या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात की जाएगी, है ना, इस मीटिंग के अंदर। तो देखो, प्राइम एजेंडा इस डिस्कशन का क्या हम लोग को देखने को मिला कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को प्रमोट करना है ब्रिक्स नेशंस के बीच में। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आगे चल के बताऊंगा किस प्रकार का एग्रीमेंट होता है। आसान भाषा में अगर अभी आपको समझाऊं तो जो वर्कर्स हैं, जैसे कि इंडिया से एक लेबर है जो कि सऊदी अरब गया या किसी कंट्री गया काम करने के लिए, राइट, ऐसा होता है ना, बुलवाते हैं लेबर्स वगैरह को काम करने के लिए एक दूसरी कंट्री के अंदर। तो और वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि 5 साल के लिए होता है। तो इन 5 सालों में उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो पैसा वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वहां के लोकलाइट्स को दे रहे हैं सेम श्रम के लिए, सेम लेबर के लिए, वो पैसा हमारे भी वर्कर को दिया जाना चाहिए। और जो सेफ्टी जो दी जा रही है, और सेफ्टी तो देनी ही है, राइट, ये भी इंश्योरिटी की जाती है कि वहां पर सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी उस वर्कर को प्रोवाइड करनी है, राइट। उसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मॉनिटरी टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, राइट, यानी कि कंडीशन, मतलब सोशल कंडीशन के आधार पर हो, राइट, रहना खाना पीना, तो उसमें भी उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। लेबर मार्केट को फॉर्मलाइज करने की यहां पर बात की जा रही है। अब लेबर मार्केट फॉर्मलाइज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो होंगे वो वर्कर्स को बेटर तरीके से ट्रीट करेंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, राइट, उनकी वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेशन वुमेन का लेबर वर्कफोर्स में करना है तो उस पर फोकस किया गया। गिग इकोनॉमी, गिग बेसिकली आज की डेट में गिग इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है, सेक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है गिग इकोनॉमी का। इसके अंदर वो आते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में भी रिवीजन क्लास जनवरी 2020 की उसमें भी पढ़ाया था गिग इकोनॉमी के बारे में। तो ये गिग इकोनॉमी जो है उसमें फ्रीलांसर होते हैं या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वेबसाइट डेवलपर, अब जो वेबसाइट डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, तो उसको तो सिर्फ अगर कोई क्लाइंट मिल जाए, राइट, कोई उसके पास कोई क्लाइंट आ जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए, जैसे कि मैं हूं, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो मैं उसको ढूंढ सकता हूं, किसी भी मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको वेबसाइट डेवलप करना आता है और वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहा, फ्रीलांसिंग है वो उसकी, है ना, मतलब वो खुद ब खुद काम कर रहा है। जैसे कि आज की डेट में काफी सारे फोटोग्राफर्स वगैरह जो होते हैं, कॉलेज वगैरह से निकलने के बाद वो फोटोग्राफी करते हैं, राइट, बिना किसी कंपनी के अंडर या बिना किसी बिजनेस के अंडर, राइट, ना कोई वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, वो तो तब जब मन आया, जब थोड़ा पैसा कमाना है, उन्होंने काम कर लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं फ्रीलांसर, वो गिग वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो इनका भी रोल जो है वो लेबर मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सब एजेंडास पर चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुआ। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? तो जो इशू है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का, इस पर जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि डायलॉग्स होगा, यानी कि और बातचीत होगी और डिस्कशन किया जाएगा एक दूसरी कंट्री के साथ, और साइन किया जाएगा आगे चल के एग्रीमेंट को, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को ब्रिक्स के बीच में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी, राइट, इन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये भी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इस एग्रीमेंट के कंक्लूजन के लिए प्रोवाइड करेंगी, राइट, मदद करेंगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। अब सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होते हैं? तो ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में होते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, राइट। और ये जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो वर्कर्स इंडिया से दूसरी कंट्री गए हैं काम करने के लिए, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, राइट, उनको डिजाइन किया गया होता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। इस एग्रीमेंट के अंदर डबल कवरेज को अवॉइड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये डबल कवरेज अवॉइडेंस क्या होता है? तो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविडेंट फंड जो होता है गाइज, तो उसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है, एक एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का कुछ शेयर जो है वो डालना पड़ेगा, राइट, एक एम्प्लॉय को इस अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, राइट, और फिर सरकार जो है वो अपना शेयर डालती है, तो और फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना शेयर डालता है। तो ये वाली चीज भी हम लोग को कई बार देखने को मिलती है ना। तो उससे क्या चीज होती है, सामने वाला व्यक्ति जब भी रिटायर होगा तो पेंशन के तौर पर जो है वो इस अमाउंट को जो है वो निकाल सकता है, या कभी भी निकाल सकता है, राइट, जब भी उसको जरूरत पड़े पैसों की, एकदम से नीड हो जाए, तो इसमें से जो है वो पैसे निकाल सकता है। तो ये वाली चीज आपको पता ही होगी इस चीज के बारे में। तो ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट होते हैं। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में जाएगा तो उसका भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलेगा। तो ऑलरेडी जब ये व्यक्ति इंडिया के अंदर पीएफ के अंदर अपना शेयर जमा कर रहा है, बाहर भी उसको जो है वो अपना शेयर जो है वो जमा करना होगा प्रोविडेंट फंड का, तो उसके हाथ में क्या बचेगा, उसकी तो सैलरी बहुत ज्यादा कट जाएगी। तो यहां पर एक इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है कि जो भी व्यक्ति जो बाहर जाते हैं तो उनका जो ये प्रोविडेंट फंड जो होता है
वो एक ही जगह पर कटे या फिर एक ही जगह पर उसका फंड रहे। जैसे कि इंडिया का व्यक्ति है तो वो वहां जाकर बताएगा कि मेरा ऑलरेडी जो है वो इंडिया के साथ रजिस्टर है और अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन देगा, बट जाने से पहले ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन उसके कंप्लीट करके उसको भेजा जाता है उस व्यक्ति को, राइट। जो भी बाहर जाते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होते हैं, तो वो इस प्रकार से जो है वो जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो पहले से ही वो ऐसी व्यवस्था करके जाते हैं, राइट, कि जिससे कि उनका डबल डबल जो है वो पैसा ना कटे इस प्रकार से, राइट। एक ही बार जो है वो उनका पैसा जो है वो एक ही अकाउंट में जाए, उनको दो दो अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये वाली चीज होती है इसके अंदर। तो ये इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को वर्कर्स के लिए दोनों कंट्रीज के अंदर, राइट, इंडिया के अंदर भी और वहां पर भी दूसरी कंट्री में जहां पर वो जा रहा है, तो सोशल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आज की डेट तक इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 18 कंट्रीज के साथ जो है वो साइन किया हुआ है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो किस प्रकार के बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि उसको इंडिया के पीएफ के लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाहर की कंट्री के अंदर जो भी पीएफ फंड होगा उसके लिए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होगा कि यहीं पे अगर हमारी कंट्री का एग्रीमेंट ऐसी कंट्री के साथ है जिस कंट्री में वो वर्कर जा रहा है, तो उसको फिर इस प्रकार से दो दो मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे अकाउंट, राइट, वो एक ही अकाउंट मेंटेन कर सकता है, राइट। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इजी रेमिटेंस, मतलब कि उसको अगर वहां से वापस आना है तो उसको फायदा जो है वो मिल जाएगा, यानी कि इजीली जो है वो वापस आ सकेगा। तो ऐसे बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलते हैं। और एग्रीगेटिंग द कंट्रीब्यूशन पीरियड इन टू कंट्रीज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बेनिफिट, तो इसमें क्या चीज होती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए उस वर्कर को खर्चा किया जाता है, तो एग्रीमेंट के आधार पर वो एक कंट्री जो है वो खर्चा करती है बार बार, यानी कि दोनों कंट्रीज की तरफ से भी उसको अगर बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कंट्री का ही लॉस हो रहा है, एक व्यक्ति पर दो दो कंट्री जो है वो पैसा खर्च कर रही है, राइट। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए ये एग्रीमेंट इस प्रकार का होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड जो दोनों कंट्री के अंदर होता है, लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए उसको एकत्रित किया जाता है, यानी कि एक ही साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, राइट। प्रोवाइड किया जाता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बेनिफिट, राइट, इंडियन नेशनल्स को जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं। तो ये फायदे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक बातें। स्वामी ही की अब हम लोग बात करेंगे। स्वामी, ओ स्वामी, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सस्ते रेट में लोगों को घर प्रोवाइड किए जा सकें, उसके लिए ये स्वामी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेंटर की स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग जो है, इसका पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है रिवाली पार्क हम लोग को सबर्बन मुंबई में देखने को मिल रहा है, पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर, और ये स्वामी फंड के थ्रू जो है वो कंप्लीट किया गया है, राइट। स्वामी फंड है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। 2019 में लॉन्च किया गया ये फंड था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये बेसिकली जितने भी रेरा के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं जिनका कंस्ट्रक्शन रुक गया है, जैसे कि जो भी लोग जो है, जैसे कि होता ना कि एक किसी ने टाउनशिप अपनी तैयार करी बिल्डर ने, अब बिल्डर के पास पैसा बचा नहीं, लोन वगैरह उसको मिल नहीं रहा है, प्रोजेक्ट रुक गया। जितने लोगों ने उस प्रोजेक्ट मतलब अपनी बिल्डिंग मतलब यानी कि अपने फ्लैट वगैरह बुक किए थे, उनको भी पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है, राइट, फंड के प्रॉब्लम के कारण। तो यहां से निकाल के पैसा, स्वामी फंड से निकाल के पैसा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये फंड जो है गाइस कैटेगरी सेकंड AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर एक डेट फंड हम लोग को देखने को मिलता है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। डेट फंड, लोन देने वाला फंड। इन्वेस्टमेंट मैनेजर इस फंड के सेबी कैप वेंचर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि एक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, सब्सिडरी है एसबीआई की कैपिटल मार्केट की, और ये पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग को देखने को मिलती है। स्पॉन्सर इस फंड के हम लोग को देखने को मिलते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और इस फंड के लिए कौन इन्वेस्ट करता है, राइट। तो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो तैयार किया गया है स्पेशल विंडो के थ्रू, राइट, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कहां से आता है, प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें कैश रिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड मौजूद होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स मौजूद होते हैं, डोमेस्टिक पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड मौजूद होते हैं, ग्लोबल पेंशन फंड मौजूद होते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्वामी फंड जो है, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। सिंपल सी चीज आप ये ध्यान में रखना कि जो रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, और ध्यान में ये रखना कि वो प्रोजेक्ट जो रेरा के पास रजिस्टर्ड है,
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हैं उनको जो है वो इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू, स्वामी फंड के थ्रू फंडिंग ऑफर कर दी जाती है। याद रखिएगा। अब व्हाई नॉट प्लेस कॉन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, आस्क सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों को उनके घर में नजरबंद करने पर विचार करें, मतलब हाउस अरेस्ट करने पर, जेल की जगह दोषियों को उन्हीं के घर में कैद किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से ये कहा है कि सोचो इस बात को, इस आइडिया पर कि प्रिजन जो है वो आज की डेट में ओवर क्राउड हो रहे हैं, राइट। जो जेल हम लोग को जो देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड हो रही हैं, वहां पर बहुत भीड़ भाड़ हम लोग को देखने को मिल रही है काफी ज्यादा। उससे बचने के लिए दोषियों को उनके घरों में नजरबंद करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो कुछ समय पहले स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफॉल्ट बेल पिटीशन फाइल की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक्टिविस्ट गौतम नवलखा जी के द्वारा। तो इनका कहना था कि इनको बहुत दिनों से घर पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, राइट, और उनको बेल प्रोवाइड की जाए, राइट, उनको हाउस अरेस्ट ना किया जाए। तो इसी पर्टिकुलर केस पर जजमेंट 206 पेजेस का जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, राइट। तो आज की डेट में इस प्रकार की चीज की क्या आवश्यकता, हाउस अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग जेल की बात करें तो जेल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है 118.5%, ये 118.5 कर लीजिएगा, 118.5% हम लोग को 2019 में ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिलता है। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हम लोग को जेल के अंदर देखने को मिल रही है। और अंडर ट्रायल्स जो है, मतलब कि ऐसे लोग जिनका अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है, मतलब कि कुछ कई बार होता है ना कि कोई जो काफी गंभीर अपराध जो होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, जिसमें बेल नहीं मिलती है लोगों को, जैसे कि एक एक्स और वाई है, राइट। तो पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया कि मर्डर में ये दोनों आरोपी जो है वो शामिल है, बट एक्स ने मर्डर किया ही नहीं, वो उस लोकेशन पर था भी नहीं, बट फिर भी वो पकड़ा गया क्योंकि वो वाई का दोस्त था, राइट। बंद कर दिया भैया मर्डर के आरोप में उसको। अब एक्स बेचारा लड़ रहा है जेल के अंदर से ही, जेल से ही उसको जो है वो कोर्ट ले जाया जाता है पेशी के लिए, पेशी की डेट बढ़ जाती है, वापस उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। मतलब कि बंदा जो है वो केस से ही, मतलब जेल से ही केस लड़ रहा है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोषी जब तक नहीं होता जब तक कि उसे कोर्ट ने दोषी करार नहीं किया गया है। तो सभी लोग इनोसेंट होते हैं जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है ना। तो ये वाली बात आपको पता ही होगी, राइट। तो वही चीज है, बट कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती है लोगों को, इसलिए वो भी ऐसे लोग भी बंद होते हैं जो कि निर्दोष हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अंडर ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा है। 2019 में 3,30,487 हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। टोटल नंबर प्रिजनर का अगर हम लोग देखें, यानी कि पूरे प्रिजनर्स में से टोटल 69.05% जो है वो इनकी ये कैदी हम लोग को देखने को मिलते हैं, अंडर ट्रायल कैदी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और फिर इन्हीं को मेंटेन करने के लिए जेल का बजट भी बहुत बड़ा होता है। 6,818.1 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जाता है। लार्ज सम जो है वो बजट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। और कोविड-19 का भी आज की डेट में हम लोग को खतरा देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ओवर क्राउड ना किया जाए और लोगों को, मतलब जो कैदी हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, उनके घर में ही उनको बंद कर दिया जाए, राइट। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की चीज पर सोचने के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में आया था। तो आपको कुछ पॉइंट्स मेंस के लिए भी पता होने चाहिए कि क्यों आज की डेट में जो है वो हाउस अरेस्ट को अलाउ किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि जेल में ओवर क्राउडिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, आंकड़े, फैक्ट्स, फिगर्स, राइट, जिसका आप मेंस में उपयोग कर सकें। अब पेपर 3 के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल बहुत ही बेहतरीन है। ये वाला टर्टल जो है ये मैंने मतलब अपने एक मतलब बहुत पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता था, ट्यूशन पढ़ाने जाता था बच्चों को, तब उस समय बहुत पहले पुरानी बात है, तो उस समय मैं जिस बच्चे के यहाँ जाता था उस बच्चे के यहाँ ये टर्टल हुआ करता था, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, राइट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलिंगेस, राइट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका नाम जो है वो इसके कान के पास जो है लाल कलर की जो पट्टी हम लोग को देखने को मिलती है, ये लाल कलर की पट्टी उसके नाम पर रखा गया है, राइट। और बहुत बड़े होते हैं यार ये टर्टल, बहुत मतलब उन्होंने, जब मैं गया था तब उनके पास, जब स्टार्ट किया था मैंने उनके पास जाना, तब उनके पास एक छोटे से टैंक में टर्टल था, फिर करीब 10,000 का एक बहुत बड़ा टैंक जो है वो उन्होंने ले लिया था उन दोनों टर्टल के लिए। बहुत प्यारे टर्टल थे वो, टॉर्टोइज हो गए थे यार, वो टर्टल भी नहीं थे, टॉर्टोइज हो गए थे, राइट। तो इनकी जो एबिलिटी होती है बहुत तेजी से पानी के सरफेस में स्लाइड करने की होती है, राइट। तो ये इसलिए स्लाइड ईयर्ड रेड ईयर टर्टल जो है वो इनको नाम दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के हैं ये नेटिव, नदर्न मैक्सिको में हम लोग को देखने को मिलते हैं।
ये टर्टल जो है वो एक्सट्रीमली पॉपुलर पेट के तौर पर हमें नजर आते हैं। इनके छोटे साइज के लिए भी ये जाने जाते हैं, मेंटेनेंस इनका इजी होता है और लो कॉस्ट मेंटेनेंस होता है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। बट बहुत आवाज करते थे ये, मतलब पत्थर वत्थर को घिसटाते रहते थे वहां पर। और मतलब फ्लिप करते हैं, मतलब कि उछल कूद जो है वो थोड़ी सी ये करते हैं। दे ग्रो फास्ट, बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तेजी से इनकी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और वर्चुअली लीव्स नथिंग फॉर द नेटिव स्पीसीज टू ईट, इतना खाते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ते हैं आसपास के, मतलब जो नेटिव स्पीसीज होती है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर इंडिया में आ गई है, इंडिया के पानी में, अमेरिका के हैं ये, इंडिया के पानी में इनको आप छोड़ दो तालाब में तो पूरी चीज खा जाएंगे ये, राइट। तो वहां की जो दूसरी प्रजाति परेशान हो जाती है, अरे यार हमारे पास खाना ही नहीं मिल रहा है, कछुआ खाता जा रहा है खाना, राइट। और हर्पिटोलॉजिस्ट जो है इन्होंने वार्निंग दी है कि ये इन्वेजिव रेड ईयर स्लाइडर टर्टल जो है ये नेचुरल वाटर बॉडी में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग इन्हें छोड़ रहे हैं, यानी कि लोगों ने पहले इनको जो है वो पाला था कि ये तो बहुत क्यूट पेट है, बट लोग बाग जो है उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, तो वो उनको तालाब वगैरह में छोड़ दे रहे थे, राइट। तो इसके कारण से 29 नेटिव स्पीसीज जो टर्टल और टॉर्टोइस की हम लोग को देखने को मिल रही हैं, वो बहुत ही दुखी हो गई, उनके लिए खाने का कुछ बचा नहीं है, राइट। वो बेचारे परेशान हैं, राइट। उनके लिए ये टर्टल जो है वो खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को रेड ईयर स्लाइडर टर्टल का देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं निर्देशात्मक नोट, इंडिकेटिव नोट, नाम से समझ में आ रहा है, इंडिकेटिव, इंडिकेशन देना, राइट, ऑर्डर देना। तो एक नया फीचर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। इसका एम ये है कि कंसाइज समरीज लैंडमार्क जजमेंट की प्रोवाइड कराना, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में। बहुत ही बढ़िया चीज करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आप कभी उठाकर किसी भी केस का जजमेंट पढ़ना, सर दर्द होने लगेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी होती है जो कि काफी डिफिकल्ट हम लोग को नजर आती है, राइट। तो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में जजमेंट की समरी प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए एक नया फीचर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में दे दिया गया है। बहुत ही अच्छी चीज है। दिस विल सर्व एज यूजफुल रिसोर्स के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकेगा मीडिया पर्सन के लिए और आम जनता के लिए, जिसे और ज्यादा बेहतर तरीके से कोर्ट की रूलिंग जो है वो समझ में आएगी, यानी कि कोर्ट का जजमेंट और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसी के साथ गाइस अपना आज का टॉपिक खत्म होता है। आपको अभी जाना नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे कि सर आप कोर्सेज कौन से लॉन्च करते हो, अरे लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताता हूँ और एंड में भी बताता हूँ, तो एक बार सुन लिया करो। आपके लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ये कोर्सेज हैं, तो आपको इसके बारे में पता लगेगा, राइट। जैसे आर्टिकल 311 आपके लिए ये होमवर्क है, तो इसको आपको जो है वो कंप्लीट करना है, आज ही पढ़ना है। अपनी लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक उठाओ, आर्टिकल 311 आज ही पढ़ लो, राइट। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि क्या लिखा है आर्टिकल 311 में। पॉलिटी का कोर्स मैं आपको बताता हूं, आपके लिए अवेलेबल है, मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है पॉलिटी का कोर्स। मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूं कोर्स को। कंप्लीट पॉलिटी के टॉपिक्स इसके अंदर आपको कवर करवाए जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर से हर एक टॉपिक का प्रॉपर तरीके से डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर कोर्स हिंदी में नहीं है क्या, क्योंकि कोर्स मेरे पास जो कंटेंट है वो अभी इंग्लिश में है। आप अगर जैसे कि जो समझ पा रहे हैं, जो मैं वहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोर्स फिनिश होगा उसका हिंदी में फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, स्लाइड्स जितनी भी मतलब जो पीडीएफ मटेरियल होगा उसका हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही कोर्स खत्म होता है, क्योंकि अभी मैं कोर्स को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस कर रहा हूं। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। कोर्स की फीस मात्र 949 रुपीज है। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर अगर आपको पॉलिटी का कोर्स चाहिए तो पॉलिटी का कोर्स डाल दीजिए, आपको डेमो क्लास की लिंक मिल जाएगी और एनरोल कैसे करना है उसकी डिटेल्स। वैसे ही एनवायरमेंट का कोर्स भी मैं कवर करवा रहा हूं, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे के पूरे एनवायरमेंट के टॉपिक्स इसमें कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। अगेन इसमें हिंदी कंटेंट जो है वो आपको कोर्स जैसे ही फिनिश होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। और वही सेम प्रोसेस है इसको ज्वाइन करने की, जैसा मैंने आपको बताया। सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हर एक टॉपिक का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज होगी 1000 क्वेश्चन की, 3 फ्री डेमो लेक्चर्स इसमें आपको दिए जाएंगे। हिस्ट्री का कोर्स भी ऐसे ही अवेलेबल है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और इसमें भी आपको मतलब पूरे वीडियो जो है वो वीडियो सीरीज जो है वो इसमें आपको दी जा रही है। टेस्ट सीरीज इसमें है, कंप्लीट नोट्स इसमें है, और फ्री डेमो इसमें 3 आपको दिए जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं आपके लिए। और बाकी सोशियोलॉजी का ऑप्शनल, आपका अगर ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, क्योंकि अभी मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट इस ऑप्शनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतने दिनों से मैं बोलता आ रहा था, बट मे भी शायद कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि अपन ऑप्शनल कोर्स भी जो है वो चलाते हैं। तो ऐसी एक्सपर्ट फैकल्टी है मेरे पास कि इन्होंने रैंक 5 जो है वो मतलब अचीव करवाई है। यूपीएससी के स्टूडेंट को रैंक 5 इन्होंने पर्सनली बिठा के उनको पढ़ाया 0 से। तो ऐसी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी टाइम है,
टाइम रहते कोर्स को ज्वाइन करिए, राइट। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी इनरोलमेंट इस कोर्स से रिलेटेड जो है वो आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है, क्योंकि पता है अभी टाइम पीरियड भी मिल गया स्टूडेंट को। और 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करो। 2021 में अपीयर हो रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है आपके लिए, इसको आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो लेक्चर आप देखते हैं इसकी पीडीएफ, और इसके आपको हैंडआउट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं डेली रिवीजन के लिए। फिर आपको वीकली रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है और मैगजीन दी जाती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, जिससे कि आपका टाइम बचता है, आपको नोट्स वगैरह बनाने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ डायरेक्टली आप इसको इसकी पीडीएफ उठानी है, रीड करना है, हाईलाइट करना है। एक ऑफर भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मंथली एमसीक्यू की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।